साइंस के बारे में हम लोगों ने बात किया कि ये क्या है। विशिष्ट और क्रमबद्ध ज्ञान को भी विज्ञान कहते हैं। फिर हम लोगों ने बात किया कि विज्ञान और ज्ञान के बीच फर्क क्या है, आपने सारी बात बताई। फिर उसके बाद हमने बताया कि साइंस दो प्रकार की होती है, एक रियल साइंस, एक सीरो साइंस। फिर हमने बात किया कि रियल साइंस क्या है। रियल साइंस सिद्धांत पर आधारित होता है और सिद्धांत जो होता है वो जगह, समय, व्यक्ति के हिसाब से नहीं बदलता। हमने बात बताई कोई भी सिद्धांत को ले लीजिए, किसी जगह के रिस्पेक्ट में, किसी व्यक्ति के रिस्पेक्ट में, किसी भी समय के हिसाब से नहीं बदला। हमने ग्रेविटेशन से लिया था सिद्धांत। सीरो साइंस के बारे में बताया हमने कि सीरो साइंस क्या है। सीरो साइंस में बताया ये अवधारणा की बुनियाद पर रखा है, अवधारणाएं बदलती रहती हैं। और हमने बात बताया कि जिस तरह से एक छोटा सा एग्जाम्पल हमने लिया, संविधान का लिया कि संविधान समय के हिसाब से बदलता रहता है, व्यक्ति के हिसाब से भी कुछ अलग है, जगह के हिसाब से भी अलग है। ये सारी बातें हमने की। फिर हमने बात किया रियल साइंस के बाद फिर क्या किया हमने पूरा एक खाका बनाया, एक स्ट्रेटेजी बनवाई। और स्ट्रेटेजी में मैंने बायोलॉजी का सारी स्ट्रेटेजी बताई कि कैसे आपको पढ़ना है। और उसमें हमने ये बात बताई कि बायोलॉजी का क्या है, जीवों का अध्ययन है। दुनिया में दो ही जीव हैं, एक एनिमल्स होता है और एक प्लांट्स होता है। और फिर हमने बताया कि चूंकि बायोलॉजी में जीवित चीज़ों का अध्ययन होता है तो कुछ प्लांट की बातें और कुछ एनिमल्स की बातें कॉमन रहेगी। तो जो कॉमन है उस चीज़ को हमने शुरू किया। और फिर हमने बताया कि दोनों में कुछ डिफरेंस है, तभी तो प्लांट तो एनिमल हुआ। तो एनिमल्स में क्या क्या, केवल जूलॉजी में क्या क्या चैप्टर पढ़ना है और केवल बॉटनी में क्या पढ़ना है, हमने खाका पूरी तैयार किया। हमने बताया कि बायोलॉजी में क्या क्या चैप्टर बताया। हमने बताया इंट्रोडक्शंस पढ़ना है, उसके बाद सब ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी पढ़ना है, उसके बाद फिर बताया जीवों का वर्गीकरण पढ़ना है। फिर हमने बताया कि कोशिका का अध्ययन है। हमारा पड़ाव कहाँ पहुँचा, कोशिका के सेल के बाद पहुँच गया, सेल तक पहुँचा ना। अब उसके आगे हम लोग बात करें, ठीक है। हाँ, जीवन की उत्पत्ति हमने नहीं, अभी तो कोशिका कंप्लीट नहीं हुआ, अभी तो शुरुआत है ना भाई, अभी तो शुरुआत है ना। अब तक हम लोग जो भी पढ़े हैं उसमें किसी को किसी तरह कोई दिक्कत नहीं होता है, कोई चीज़ प्रॉब्लम। सर जीवों का वर्गीकरण पर मुझे समझा दीजिएगा। अच्छा, देखिए मैंने बताया रोशनी काफ़ी आ रही है ना, तो इसको बंद करना चाहिए। ठीक, अब तो कोई दिक्कत नहीं। हमने बताया इसमें हम लोगों ने बात किया कि क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स के बारे में बात कर रहे थे हम लोग। देखिए हमने बताया कि सिस्टमैटिक स्टडी के लिए, एक तरतीब से स्टडी के लिए दुनिया में जितने भी जीव हैं उनको वर्गीकरण करने की जरूरत पड़ी। और मैंने बताया कि एक साइंटिफिक क्लासिफिकेशन, एक वैज्ञानिक वर्गीकरण जो दिया था वो किसने दिया था, कैरोलस लिनियस ने। सबसे पहले एक वैज्ञानिक वर्गीकरण जो दिया था वो कैरोलस लिनियस ने दिया था।
इसीलिए कैरोलस लीनियस साहब को क्या बोला जाता है? वर्गीकरण के पितामह। कैरोलस लीनियस साहब ने जो उनकी आंखों से दिखाई पड़ा पौधे, जो एनिमल्स दिखाई पड़ा, उसी बुनियाद पर उन्होंने एनिमल्स और प्लांट्स का डिवीजन किया। वक्त के गुजरने के हिसाब से, टाइम के पैसेज के हिसाब से हुआ क्या? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप और बहुत सारे माइक्रोस्कोप की खोज की गई और उस माइक्रोस्कोप से देखा गया केवल जो चीज हमारे आंखों से दिखाई पड़ता है, ये जीवों की दुनिया वही तक सीमित नहीं। जीवों की दुनिया जो हमारे आंखों से दिखाई पड़ता है केवल वहीं तक सीमित नहीं है, जीवों की दुनिया इससे परे है। और उस परे में उन्होंने देखा कि कुछ जीव ऐसे थे जो सूक्ष्म जीव थे और जो माइक्रोस्कोप से देखा गया तो फाइनली क्या हुआ? ये दो सिस्टम क्लासिफिकेशन जो था वो कैरोलस लीनियस साहब का प्लांट और एनिमल का फिर से क्लासिफिकेशन को वर्गीकरण करने की जरूरत पड़ी। अब देखिए इसमें दिया RH व्हाइटेकर्स ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, ठीक है? और 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में क्या किया इन्होंने? RH व्हाइटेकर्स ने इस दुनिया में जो भी जीव हैं, चाहे वो उनको आंखों से दिखाई पड़ते हैं, चाहे आंखों से नहीं दिखाई पड़ते हैं, और जो चाहे थोड़ा सा उनके अंदर प्लांट से विभिन्नता है, थोड़ा सा उनमें एनिमल से विभिन्नता है, उन सभी जीवों को दुनिया में जितने भी जीव थे उनको पूरी तरह से डिवाइड किया गया। डिवाइड करने के बाद उनको 5 प्रकार के 5 डिवीजन किया, 5 जगत में डिवाइड किया। अब देखिए सुन लीजिए बढ़िया। मोनरा, प्रोटिस्टा, पंचायत, प्लांटी और एल्वेलिया। अब देखो मेरे पास मोनरा में इस पृथ्वी के धरातल पर जो भी जीव है उन जीवों को रखा गया जिसकी बॉडी आप प्रोटिस्टा में भी कौन से जीवों को रखा गया? ऐसे जीवों को रखा गया जिसका शरीर एक कोशिका का बना हुआ है। यूनिसेलुलर यूजुअली, ठीक है, सामान्यता, ठीक है। अब देखिए एक कोशिका ये भी है, एक कोशिका ये भी है, लेकिन फर्क क्या आया? ये प्रोकैरियोट है और ये यूकैरियोट। इसीलिए 2 डिवीजन के अलावा ये बात भी होगी। एक कोशिका समानता ये भी है, एक कोशिका ये भी है, लेकिन फर्क क्या हुआ? ये प्रोकैरियोट है और ये यूकैरियोट है। प्रो का मतलब हमने लिखवा भी दिया कोशिका के बारे में। सुनिए मेरी बात, कोशिका प्रोकैरियोट यूकैरियोट कोशिका के बीच में डिफरेंस भी लिखवा दिया। प्रोकैरियोट कोशिका सिंपल होते, सरल होते हैं, कम विकसित होते हैं, यूकैरियोट ज्यादा विकसित होते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या है? उसका साइज छोटा होता है और यूकैरियोट का प्रोकैरियोट मैंने बताया केंद्रक इसमें नहीं पाए जाते हैं, यूकैरियोट में केंद्रक। हमने बताया कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? यूकैरियोट में कितनी होती है? प्रोकैरियोटिक गुणसूत्र की संख्या शेप कैसा होगा? छल्लेनुमा होगा। यूकैरियोट का सारी बात हमने बताया। तो देखिए
इसमें यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट एग्जाम्पल जो मैंने बताया था वो बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी, बीजीए और पीपीएलओ, ठीक है, इसी को माइकोप्लाज्मा। इसी को जब सेल साइटोलॉजी हमने शुरू किया था तो हमने ये बताया था कि दुनिया में सबसे छोटी सेल कौन सी है? दुनिया की सबसे छोटी सेल कौन सी है? माइकोप्लाज्मा। यही पीपीएलओ को ही माइकोप्लाज्मा समझ गया था। यूकेरियोट में हमने यूनिसेलुलर यूकेरियोट में मोस्टली किसको बताया था? प्रोटिस्टा वो प्रोटोजोन। ठीक है, अब प्लांट, ये भी है प्लांट, ये भी। प्लांट हमेशा क्या होगा? या तो ये यूकेरियोट होगा और क्या करेगा? फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होगी। कोई भी पौधे होंगे, पौधे तभी कहलाए जाएंगे जब वो स्वपोषी होंगे ना। तो स्वपोषी के लिए क्या होगा? क्लोरोफिल पाया जाएगा। यूकेरियोट में होगा, प्रकाश संश्लेषण करेगा, क्लोरोफिल पाया जाएगा। और प्लांट में क्या पाया जाता है? सेल्स वॉल, और ज्यादातर सेल वॉल किसकी बनी होती है? अब मैंने बताया कि फंजाई भी प्लांट, लेकिन इसके अंदर प्लांट के कुछ गुण नहीं पाए जाते हैं, इसीलिए इसको प्लांट में न रख करके अलग से एक ग्रुप बनाया गया। क्या इसके गुण पाए जाते हैं? यूकेरियोट ये भी है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फर्क क्या है इस प्लांट में? ये नॉन ग्रीन होते हैं। नॉन ग्रीन होते हैं। बात क्लियर? जब नॉन ग्रीन होंगे तो इसका मतलब क्या हुआ? क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। क्लोरोफिल, वेरी गुड, क्लोरोफिल फिर एब्सेंट होगा। और क्या? सेल वॉल होगा, लेकिन किसका बना होगा? काइटिन का बना होगा। ठीक है, अमूमन सेल वॉल किसकी होती है? सेलुलोज की, लेकिन इसकी सेल वॉल सेलुलोज की। एनिमलिया एनिमल्स हैं, नो डाउट। यूकेरियोट है, मल्टी सेलुलर है, और एनिमल के अंदर जो करंट पाई जाती है। लेकिन बात समझे, दुनिया में जो भी एनिमल है, अब हमने पूछा था कि प्लांटी में सारे दुनिया के प्लांट हैं, लेकिन कौन से प्लांट को नहीं रखा गया? फंजाई और भाई बैक्टीरिया क्या है? प्लांट में ध्यान दीजिएगा, एक सवाल पूछा गया है। ब्लू ग्रीन एल्गी क्या है? एल्गी है, प्लांट। बात समझो, तो प्लांटी में दुनिया के सारे प्लांट्स को रखा गया है, सिर्फ छोड़कर किसको? फंजाई को और एनिमलिया में टोटल दुनिया के सभी एनिमल है, लेकिन कौन से एनिमल को इसमें नहीं रखा गया? प्रोटोजोन एनिमल जगत का पहला जीव एनिमल। यही बात समझ गए? आप समझ आ गए? कोई दिक्कत? अब देखिए पढ़ाओ कहाँ पे हम लोग का होगा पहुंचा? सेल में हमने क्या बताया था? देखिए सेल में सेल वॉल, प्रोटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। न्यूक्लियस रहेगा। चलो ठीक है। साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म, देखो साइटोप्लाज्म को मेटाबॉलिकली
मेटाबॉलिकली मैंने बताया था। और भी उससे समझ करके हम लोग कि जैसे देखिए ये कमरा, तो इस कमरे के अंदर जो भी लोग हैं और पूरा सिस्टम को चलने के लिए दो पार्ट होते हैं। जैसे इस कमरे में कुछ एम्प्लॉइज हैं जो पॉलिसी प्रोग्राम बनाएंगे, वो कैसे काम होगा वो करेंगे। कुछ हिस्से ऐसे हैं जो मैं हूँ, एक शिक्षक मैं पढ़ाऊंगा, आप करोगे, और एक सेक्शन है आप लोग हो जो ध्यान लगाकर पढ़ोगे। ये तीनों जो सेक्शन है ये एक्टिवली काम कर रहा है ना, एक्टिवली कर रहा है, क्योंकि जब मैं खड़ा होकर पढ़ा रहा हूँ तो मेरा दिमाग, हाथ, पैर सारी तरह से अलर्ट है। आप पढ़ रहे हो तो आपका भी दिल और दिमाग और पूरी तरह से अलर्ट होकर पढ़ रहा है। ये चीज हो गई। वो पॉलिसी बना रहे हैं तो एक एक चीज को ध्यान में रखकर कर रहे हैं, लेकिन इस पूरे सिस्टम को चलाने के लिए क्या कुछ ऐसी चीजें होंगी जो हमेशा आपको सपोर्ट करेंगी। वो चल नहीं पाएंगी, वो किसी से इजाजत नहीं दिलाएंगी, वो किसी को आर्डर नहीं देगी, लेकिन क्या होगा बगैर उसके बहुत देर तक सिस्टम नहीं चल पाएगा। जैसे 10 घंटा लगातार काम करिए, 20 घंटा लगातार करिए, तो क्या आप खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी? तो आपको रोटी की जरूरत है, आपको चावल की जरूरत है। रोटी चावल का मतलब प्रोटीन की जरूरत है, कार्बोहाइड्रेट की जरूरत है, फैट्स की जरूरत है। सारी चीजें जो है आपको जरूरत होगी। अगरचे वो चीज एक जगह से दूसरी जगह पे नहीं जा पा रहे हैं, प्रोटीन फैट्स नहीं जा रहे हैं, लेकिन उसका रोल बहुत जरूरी है। अच्छा, ये चीज जो एक्टिव पार्ट है वो अपने सही से चलाने के लिए वो लगातार काम भी करेंगे और खाएंगे पिएंगे। क्या जो आपने खाया सारी चीजें वो हमारा शरीर बन जाएगा? नहीं, कुछ वेस्ट बनेगा, उस वेस्ट को बाहर में निकालना पड़ेगा। तो देखिए, इसीलिए मैंने कहा कि जो इस कमरे के अंदर जो सेल के अंदर एक्टिवली बहुत ही एक्टिव रूप से काम कर रहे हैं वो कौन कौन से हैं? हमने बताया था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्गी बॉडीज है, माइटोकॉन्ड्रिया है, लाइसोसोम है। ये जितने भी कोशिका के अंदर कोशिकांग हैं वो सब मेटाबॉलिकली एक्टिव हैं। ठीक है, अब देखिए, और वो हिस्से अब आ जाएंगे जो खुद तो नहीं कर रहे हैं लेकिन उनकी मौजूदगी बहुत जरूरी है। जैसे हमने बताया कि फूड के पार्ट हैं, रोटी कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन्स है, फैट्स है, इसीलिए हमने इसको भी 3 भागों में किया। एक क्या बताया? स्टोर पार्ट, दूसरा सिक्रेटरी यानी स्रावण वाला पार्ट, और तीसरा एक्सक्रीटरी पार्ट। समझ गए बात? देखो, हमने बताया था कि स्टोर वाले में क्या रहेगा? ग्लूकोज रहेगा, प्रोटीन रहेगा, फैट्स रहेगा, ये सारी चीज स्टोर रहेगी। और यही चीज स्टोर जो होता है, इसी से जो लोग खूब एक्टिवली काम कर रहे हैं उसी से वो ऊर्जा लेते हैं। बात समझ गए? अब देखिए, सेल के अंदर एक ऐसा पार्ट है जो अपने अंदर से कुछ न कुछ सीक्रेट करता है। जैसे आपने देखा होगा कोशिका के अंदर बहुत सी रासायनिक क्रियाएं चलती रहती हैं। उस रासायनिक क्रियाओं को चलने के लिए एक एंजाइम की जरूरत होती है, क्योंकि एंजाइम जो होता है बगैर एंजाइम के जो रिएक्शन हो रहा है कोशिका के अंदर अभिक्रिया नहीं होगी। इसीलिए उस किसी भी रिएक्शन को प्रॉपर चलाने के लिए उसमें एंजाइम होता है जो उस रिएक्शन की दर को तेज करता है, कम करता है या बैलेंस करता है। तो
सिक्रेटरी पार्ट में एंजाइम हो जाएगा। किसी भी आपने देखा होगा प्लांट्स हो चाहे एनिमल्स हो, जैसे आपने देखा होगा कि बरैया वगैरह है, आप अगर मार दें उसको, आप रगड़ दें तो उसको अजीब सी स्मेल आती है ना। बताइए वो स्मेल मकरंद जो है वो इसी सिक्रेटरी पार्ट का हिस्सा है। हर चीज़ दुनिया में जो भी जैसी चीज़ है, जैसे एनिमल्स का आपने देखा होगा, हम लोग के स्वाद ग्रंथियाँ हैं, पसीना निकलता है वो भी तो सेल सिक्रेट कर रहा है। हम लोग के आपने देखा होगा लार है, लार भी तो कहीं से सिक्रेट हो रहा है, तो सिक्रेशन वाला भी पार्ट होता है। तो यही सिक्रेटरी पार्ट हो गया। इसी से खुशबू निकलेगी, इसी से एंजाइम निकलेगी, इसी से कलर। ठीक है, आप देखिए सिक्रेटरी पार्ट, सिक्रेटरी पार्ट जैसे आपने कहा कि कोशिका जीवन की क्या है, इकाई। तो कोई भी जीवधारी, जब कोई भी जीवधारी है वो उत्सर्जन करता है कि नहीं करेगा? उत्सर्जन करेगा। तो अगर जीवधारी उत्सर्जन करता है तो कोशिका भी उत्सर्जन करेगी कि नहीं करेगी? क्योंकि कोशिका जीवन की इकाई है। अब देखिए, अब उत्सर्जी पदार्थ जो होता है वो एनिमल्स के अंदर जो भी उत्सर्जी पदार्थ होता है, वेस्ट प्रोडक्ट, उसको शरीर से बाहर निकालने के लिए शरीर के अंदर, एनिमल्स के अंदर क्या होगा, उसके पास एक स्पेसिफिक काइंड का अंग होगा जिससे वो निकाल देता है। जैसे हमारे अंदर पसीने की ग्रंथि, पसीने को बाहर निकालने के लिए ग्रंथि है कि नहीं? हमारे अंदर और भी वेस्ट एलिमेंट जो हमारे स्टमक से बाहर निकलता है उसको निकालने के लिए अंग है कि नहीं है? हमें यूरिन को बाहर निकालने के लिए अंग है कि नहीं है? लेकिन क्या इसी प्लांट के अंदर क्या उत्सर्जी पदार्थों को बाहर निकालने के लिए कोई अंग होता है? नहीं होता है। वो पौधों के अंदर वही उत्सर्जी पदार्थ क्या होगा, डिपॉजिट हो जाएगा। डिपॉजिट जो हो जाएगा, जो डिपॉजिट पार्ट होता है, यही मेडिसिनल प्रॉपर्टीज। किसी भी पौधे की आपने देखा होगा, जड़ी बूटी कहते खाया करिए, उसकी गांठ को, उसको जो लकड़ी की छाल है, लकड़ी की पत्ती है, लकड़ी के अलग अलग अंग है पेड़ों के, उसके जो अंगों को अलग अलग मेडिसिन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। ये मेडिसिन क्या है, उसी पौधे का उत्सर्जी पदार्थ। समझ रहे? इसीलिए जब आप कोई दवा जब खाते हो या छाल खाते हो तो बड़ा कड़वा लगता है, कहते नहीं है? वो तो कड़वा इसलिए है, पौधे का उत्सर्जी पदार्थ है और वही हमारे लिए मेडिसिन का काम करता है। ठीक है, अब हम वहाँ पर शुरू करते हैं। हमने क्या क्या शुरू किया था? अब देखिए, पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, ये तो शुरू से आप पढ़ते आए, हम उसको पढ़ाएंगे, इसको पढ़ेगा क्योंकि ये नया आपके लिए। तो लिखिए मेटाबॉलिकली एक्टिव, इनएक्टिव। ऐसा करिएगा भैया, वो बॉटल ले आओ। वो रखा हुआ है, वो रखा हुआ है। गर्म पानी है क्या? अच्छा है, ठंडा ठंडा कर अच्छा नहीं है, तो मैं बॉटल ले आता हूँ। ये आले हो गया भैया। हाँ, इनएक्टिव में डाल दीजिए, हेडिंग डाल दीजिए, उपापचय के निष्क्रिय पदार्थ, उपापचय के निष्क्रिय पदार्थ। उपापचय के निष्क्रिय पदार्थ। उपापचय क्रियाओं के कारण, उपापचय क्रियाओं के कारण
कोशिका के अंदर पाचन क्रियाओं के कारण कोशिका के अंदर विभिन्न प्रकार के निर्जीव पदार्थ उत्पन्न होते हैं। उपापचय क्रियाओं के कारण कोशिका के अंदर विभिन्न प्रकार के निर्जीव पदार्थ उत्पन्न होते हैं। हाँ जी, मैं अभी की बात करता हूं। अब देखिए, मैंने कहा उपापचय के बाद कोशिका के अंदर विभिन्न निर्जीव पदार्थ बनते हैं। पहला हेडिंग हमने क्या लिखेंगे? देखिए, संचित पदार्थ हेड कर लिए, इसके अंदर सब डालिए संचित पदार्थ। लिख लीजिए, संचित पदार्थ का निर्माण, संचित पदार्थ का निर्माण पौधों की कोशिकाओं में निरंतर होता रहता है। संचित पदार्थों का निर्माण पौधों की कोशिकाओं में निरंतर होता रहता है। ये पौधों के लिए पोषक तत्व है। ये पौधों के लिए पोषक तत्व है। लेकिन ये पोषक तत्व है, ये भूमिगत तने, ये भूमिगत तने, भूमिगत तने का मतलब भूमि के अंदर के तने, भूमि के अंदर के तने। अब सवाल उठता है, भूमि के अंदर के तने कौन कौन से? आलू, यही तो बात हुआ। अदरक, प्याज, हल्दी, सही, मूली, जड़। तो जो है वही चीज। कान, कान जो हो बताता, एलोकेशिया, कैलोकेशिया इसको बोलते हैं। जमीकन और बंडा वो चीज होती है। ये सवाल पूछा जाता है, इसको कान जो होते हैं, यहाँ बस्ती की लैंग्वेज में कान बोला जाता है। कहते भाई कान का बनाने लगा, कहते नहीं, तो उसी को अरुई, हाँ, उसी को कैलोकेशिया, एलोकेशिया कहा जाता है। जमीकन, बंडा अंडा जो है, और बढ़िया जमीकन, जमीन का कन है, बस देखते। तो ये सब चीजें क्या है? ये भूमिगत तने की बात कर रहा है। आपने क्या लिखा? भूमिगत तने, भूमिगत तने, जड़, कलियों, अब बीजों में अधिकता में पाई जाती है। मैंने कहा ये भूमिगत तने, जड़, कलियां, कली और बीजों की अधिकता में पाए जाते हैं। स्टोर पदार्थ, ठीक है, बीजों के तने में पाए जाते हैं। ठीक है, अब देखिए मेरी बात, इसी के बारे में लिखा है। अभी हम इसको हटाते हैं, फिर बाद में लाएंगे। हटाए इसको। यहाँ सवाल लेकिन कैसे बनता है, अब वही चीज आपको बताना है। डायरेक्ट सवाल किसी समीक्षा डायरेक्ट से पूछा जाएगा। जैसे स्टोर पदार्थ, स्टोर संचित पदार्थ एक बताया था। अब देखिए, संचित पदार्थ में जो पहला हिस्सा है, हमें क्या बताया था? बिल्कुल, पहला कार्बोहाइड्रेट, और क्या? फैट, और क्या? ग्लूकोज, प्रोटीन, फैट, ऑयल आ गया। चलो ऑयल आ गया, यही तो होगा। अब आपको पहला है कार्बोहाइड्रेट। भाई संचित पदार्थ यह है,
अब उसी संचित पदार्थ में पहला डाल दीजिए कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। अब लिख लीजिए और कार्बोहाइड्रेट्स की सबसे छोटी यूनिट क्या होती है? ग्लूकोज, ठीक है। अब देखिए एक का ग्लूकोज यानी बहुत सारे छोटे छोटे ग्लूकोज मिल करके पॉलीसेकेराइड बनाए। देखिए कार्बोहाइड्रेट्स का अगर एक यूनिट है तो मोनोसेकेराइड, अगर 2 यूनिट है, 2 यूनिट अगर ले लिया गया तो डाइसेकेराइड, अगर 3 ले लिया तो ट्राइसेकेराइड, और जब बहुत सारे ले लिया गया तो पॉलीसेकेराइड। इसी बुनियाद पर मेरी बात समझ गए ना? कार्बोहाइड्रेट की सबसे छोटी यूनिट क्या है? अगर एक ग्लूकोज है तो कार्बोहाइड्रेट को मोनोसेकेराइड लिखते चलिए, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और ट्राइसेकेराइड और एक पॉलीसेकेराइड। सवाल कैसे आते हैं मैं बताता हूं, पहले इसको लिखिए। यानी कार्बोहाइड्रेट्स के इतने प्रकार हैं, ठीक है। लिखो इस तरह से बना लीजिए कार्बोहाइड्रेट्स के ये सब यूनिट है, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और ट्राइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। ठीक है, मेरी बात समझ गए? अब देखिए आपको पहला इस तरह से इसे आगे बढ़ा करके अगले पेज अगले लाइन से लिखिए, मोनोसेकेराइड। पहला देखिए मोनोसेकेराइड। अब कौन कौन से मोनोसेकेराइड होते हैं, यही सवाल पूछा है। कौन कौन से होंगे बताइए? पहला तो हमने बता ही दिया, ग्लूकोज, बताओ ग्लूकोज और ग्लूकोज, फ्रक्टोज और दो हो गए। पहचान नहीं सब आएगा डायरेक्ट। सुक्रोज नहीं है, मोनोसेकेराइड, ये सवाल छांटने के लिए आता है। मोनो में ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज। समझ गए बात? लिख लीजिए एकदम कंक्रीट बातें एकदम डायरेक्टली आएंगी। मोनोसेकेराइड में क्या आएगा? ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज। समझ गए? यही छांट के एग्जाम होगा। अब देखिए डाइसेकेराइड, इसमें क्या क्या आएगा? सुक्रोज टाइप, बिल्कुल। दूसरा लैक्टोज, तीसरा माल्टोज। ठीक है, क्वेश्चन यही पे करवा देते हैं।
ऑड है, ऑड का मतलब विषम, विषम क्या? क्या बताओगे? क्यों? देखो ये डाइसेक्राइड, ये डाइसेक्राइड, ये डाइसेक्राइड, ये समझिए बात। यही सवाल दूसरा एक फिर दे देगा क्या? Which one of the following is odd? अब की पहला ऑप्शन ये दे दे, दूसरा और तीसरा, और इसी में एक डाल दे चौथा सुक्रोज। कौन ऑड हो जाएगा? विषम। इसका मतलब है इस तरह से पूछेगा, 3 ये दे देगा, 1 इसमें से दे देगा, पूछेगा निम्नलिखित में मोनोसेक्राइड कौन? जब आप जानोगे तभी तो लिख पाओगे। सवाल बार बार पूछोगे। अगली बार दे देगा 3 ऑप्शन ये दे देगा, इसी में से 1 ये दे देगा, पूछेगा निम्नलिखित में कौन सा मोनोसेक्राइड है। जब मालूम होगा तभी तो कर पाओगे। समझ गए? मोनोसेक्राइड डाइसेक्राइड हो गया, अब लिखिए ट्राइसेक्राइड। Raffinose, देखिए अमूमन जो है मोनोसेक्राइड और डाइसेक्राइड से सवाल पूछता है। अब आ जाएंगे पॉलीसेक्राइड, यहाँ से पूछता है पॉलीसेक्राइड। इसका मतलब है कि पॉलीसेक्राइड क्या मतलब, पॉलीसेक्राइड का मतलब क्या? यानी जो मोनोमर है, बहुत सारे जो मोनोसेक्राइड मिल करके पॉलीसेक्राइड बनाएंगे। मोनोसेक्राइड का तो बहुत सारे मोनोसेक्राइड मिल करके क्या बनाएंगे? पॉलीसेक्राइड। अब देखिए पॉलीसेक्राइड को आपको पहचानना होता है कि कौन सा पॉलीसेक्राइड है। तो पहला लिख लीजिए, लिखिए स्टार्च, स्टार्च, स्टार्च। दूसरा लिख लीजिए सेलुलोज, सेलुलोज। काइटिन, काइटिन। ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन। पॉलीसेक्राइड पहचान जाओगे? क्या क्या आएगा? स्टार्च, सेलुलोज, काइटिन, ग्लाइकोजन। अब मेरी बात सुनो, आप बताओ सेलुलोज कहाँ पाया जाता है? पौधों की किस जगह पे? बहुत बढ़िया। काइटिन कहाँ पाया जाता है? पौधों में सेल वाले। कौन से पौधे? अब देखिए इसी में पूछ लिया जाए, यही सवाल देते निम्नलिखित में विषम कौन है? जैसे भी सवाल आया था, हम एक सवाल मान लिया आ गया ये, which one of the following is odd? odd कौन सा है बताइए, कौन बताएगा? निम्नलिखित तो विषम कौन है? सभी पॉलीसेक्राइड है। सवाल आया हुआ है, रिपीट कर रहा हूं। अब कैसे मामला सही हुआ? अब तक तो मोनो में हम एक डाई लगा देते हैं, डाई में एक मोनो लगाते रहते हैं। अब कहां से आएगा? सब पॉलीसेक्राइड है तो ये सारे पॉलीसेक्राइड। देखिए फर्क क्या है? ये 3
जो है ये प्लांट में पाया जाता है और ये एनिमल्स में। तो चारों पॉलीसेकेराइड है, लेकिन फर्क क्या है? 3 पौधों क्या है और एक एनिमल्स का है। तो ऑर्डाग्रेड है। दूसरी बात, ये जो ग्लाइकोजन्स होता है ये कहाँ पे पाया जाता है हम लोग में? सवाल सब पूछे जाते हैं। और कब होता है? बोलो, देखो मेरे को, जब हमारे शरीर के अंदर, ब्लड के अंदर शुगर की मात्रा बढ़ जाती है हमारे शरीर में, और शुगर कहाँ बढ़ेगी? ब्लड बढ़ जाती है, तब हमारा जो इंसुलिन है, यही इंसुलिन क्या करेगा? ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स को ग्लाइकोजन के रूप में कन्वर्ट कर देता है। और कन्वर्जन कहां पे होता है? ये लीवर में होता है। यानी जब ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बढ़ गया शुगर में, ये दिक्कत वाली बात है, बहुत ज्यादा बढ़ जाना ब्लड के अंदर, तो क्या करेगा? इसी ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ये कहां पे होगा? लीवर में। और जब ग्लूकोज की मात्रा हमारे शरीर के अंदर कम हो जाती है ब्लड के अंदर, तो इसी ग्लाइकोजन को जो लीवर में जमा है, इसको तोड़ करके ग्लूकोज बना दिया जाता है। इसको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। और दोनों प्रक्रिया कहाँ हो रही है? लीवर के अंदर। ग्लूकोज को किससे बदला जाएगा? ग्लाइकोजन में। किसकी मदद से? इंसुलिन की वजह से। और फिर ग्लाइकोजन्स को ग्लूकोज में बदला जाएगा। किसकी मदद से? ग्लूकोगॉन हार्मोन। ये भी हार्मोन है। ये दोनों हार्मोन कहाँ बन रहे हैं? दोनों हार्मोन अग्नाशय में बन रहे हैं। पैंक्रियास बनता है हमेशा। इंसुलिन पैंक्रियास जिसको बनता है। आप समझ गए बात? यानी जो पैंक्रियास है, अग्नाशय है, वो 2 हार्मोन निकालता है, एक इंसुलिन और एक। इंसुलिन क्या करता है? ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को कहां पे करता है? ये जब ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाती है तो ग्लाइकोजन को तोड़ करके किसमें बदल देगा? कहां कौन करे? हार्मोन करेगा। ये दोनों क्रियाएं कहां हो रही है? लीवर में। हार्मोन जा करके मैसेज देगा, लेकिन दोनों क्रियाएं लीवर में हो रही है। दूसरी बात है, ये ग्लूकोज मोनोसेक्राइड है ना? देखो मेरी बात, बहुत रिलैक्स माइंड सुनो। कहते हैं इंसुलिन हार्मोन की कमी हो गई, इंसुलिन कमी हो गई तो क्या होगा? कहते हैं कौन सा? मधुमेह बीमारी हो गई। मधुमेह कौन सा? शुगर की बीमारी। इसकी कमी हुई तो ब्लड के अंदर क्या चीज बढ़ गया? ग्लूकोज बढ़ गया। यही तो मधुमेह है। तो अभी तो कहते हैं क्योंकि इंसुलिन क्या कर रहा था? इसको इसमें कन्वर्ट कर।
ये हार्मोन की कमी हो गई तो इंसुलिन का इंजेक्शन दिया जाता है ना, समझ गए बात? अब मेरी बात सुनो, इसका मतलब है इन दोनों का समझ गया ना, समझ गया ना? तो पॉलीसेकेराइड में क्या क्या आ गया, क्या क्या बताया? स्टार्च और सेलुलोज, काइटिन और क्या? ग्लाइकोजन किस कहां पाया जाता है? और तीनों पॉलीसेकेराइड कहां पाया जा रहा है? समझ गए बात? अब लिख लीजिए पॉलीसेकेराइड हो गया। अब आगे लिख लीजिए जब ये आपको मालूम है तब जैसे हमने देखा मोनोसेकेराइड क्या क्या आएगा, मोनोसेकेराइड में क्या क्या चीज आएगा? ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलक्टोज। डाइसेकेराइड में क्या आ जाएगा? सुक्रोज, लैक्टोज और अब देखिए आपको ये मालूम हो गया कि मोनोसेकेराइड में ये उसी मोनोसेकेराइड के अंदर एक डाइसेकेराइड डाल देगा तो पूछेगा निम्नलिखित में सुमेलित नहीं है तो क्या बताओगे? 3 एक तरह है और एक अलग तरह है, तो यही तो ना सुमेलित नहीं है। अब जैसे ये भी हमने बताया पॉलीसेकेराइड का 4 एग्जांपल दिया हमने, कौन कौन दिया? स्टार्च, सेलुलोज, काइटिन और ग्लाइकोजन। 3 के तीनों क्या है? पॉलीसेकेराइड। लेकिन इन पॉलीसेकेराइड में भी एक अंतर है, वो क्या अंतर है? 3 पॉलीसेकेराइड कैसे थे? पौधे वाले थे और एक पॉलीसेकेराइड क्या था? फर्क आ गया ना? ये आपका पहले इसको बेसिक कॉन्सेप्ट कंप्लीट करो, फिर उसके बाद क्वेश्चन जब आएगा उसी तरह पहले आप पहले खुद करोगे। अब लिख लीजिए फ्रक्टोज। अब नोट पर आगे पॉइंट ले लीजिए, नोट बना के इस तरह से कुछ स्पेसिफिक पॉइंट लिख लीजिए। फ्रक्टोज फ्रूट में पाया जाता है, फ्रक्टोज फ्रूट में पाया जाता है। सुक्रोज गन्ना और चुकंदर में पाया जाता है। सुक्रोज कहां पाया जाएगा? गन्ना और चुकंदर में। लैक्टोज कहां पाया जाएगा? ये तो खूब कई बार पूछा गया है। लैक्टोज दूध में, लैक्टोज दूध में पाया जाएगा। माल्टोज कहां पाया जाएगा? अंकुरित बीज से, जो आपने देखा होगा कि जो दाने होते हैं और चना वाला रख देते हैं तो उनको तो उससे पाया, ठीक है। लिख लीजिए फ्रक्टोज सर्वाधिक मीठी शुगर है, सर्वाधिक मीठा होता है। फ्रक्टोज सर्वाधिक मीठा होता है। समझ गए बात? आगे लिख लीजिए मोनोसेकेराइड और डाइसेकेराइड, मोनोसेकेराइड और डाइसेकेराइड मीठे होते हैं, मीठे शुगर कहलाते हैं। मोनोसेकेराइड और डाइसेकेराइड मीठे शुगर कहलाते हैं। मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड मीठे शुगर कहलाते हैं। अगला लिख लीजिए पॉलीसेकेराइड मीठा नहीं होता है, नॉन शुगर होता है। लिख लिया? ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन जंतुओं में पाया जाता है।
ग्लाइकोजन जंतुओं में पाया जाता है। सेलुलोज सेल वॉल में पाया जाता है। सेल ले लिख पा रहे हो? ले लिख पाए? बोल दिया करिए। सेलुलोज कोशिका भित्ति या सेल वॉल में पाया जाता है। पाया जाता है उसको तो अभी तो आप बता दी, बताया आपने। सेलुलोज कहाँ पाया जाता है? कोशिका भित्ति सेल वॉल। लिखे क्यूटिकल। क्यूटिकल कीटों की बाह्य कंकाल में पाया जाता है। क्यूटिकल कीट का बाहरी कंकाल में पाया जाता है। ये कई बार कमीशन ने पूछा है कि क्यूटिकल कहाँ पाया जाएगा? कीटों की बाहरी, समझिए बात। अब इसमें कोई किसी को दिक्कत हुई? ठीक है। अब लिख लीजिए संचित पदार्थ पहला क्या था? कार्बोहाइड्रेट। सबसे मीठी शुगर कौन सी होगी? फ्रक्टोज। किसमें पाई जाएगी? समझिए बात। मोनोसैकराइड में क्या क्या आएगा? फ्रक्टोज। डाइसैकराइड में क्या आएगा? पॉलीसैकराइड में क्या आएगा? स्टार्च और तीन जो है पौधों पाया जाएगा। एक जो मोनोसैकराइड है और डाइसैकराइड है ये मीठी होती है, इसलिए स्वीट शुगर कहा जाता है। लेकिन जो पॉलीसैकराइड होती है वो मीठी नहीं होती है, इसलिए नॉन शुगर। बात समझ गई? इतनी सारी बात है। अब आगे आएंगे जीरा। ठीक है। अब दूसरा लिख दिए वसा। ये भी तो संचित पदार्थ था। वसा का मतलब फैट्स, लिपिड्स। लिख लीजिए, इसमें एक पॉइंट से लिख लीजिए वसा कार्बोहाइड्रेट से 2 से 3 गुना ज्यादा ऊर्जा देती है। ये सवाल पूछा जाता है। ठीक है कि सबसे ज्यादा ऊर्जा कौन देगा? सवाल इस तरह से आया है। प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट, सबसे ज्यादा ऊर्जा कौन देगा? बात समझ गए? उसके बाद कौन देगा? प्रोटीन देगा उसके बाद। लेकिन सारी चीज मौजूद है। ये सारी चीज जो अगर मौजूद है तो हमारा शरीर सिर्फ ऊर्जा किससे लेगा? कार्बोहाइड्रेट। ठीक है। अब देखिए मेरी बात सुनो। कोशिका ये है, इस कोशिका के अंदर यही तो ऊर्जा है, यही तो ग्लूकोज है। ग्लूकोज ऑक्सीजन से रिएक्शन करके यही ग्लूकोज जब बर्न होगा तो बर्न के बाद ही तो ऊर्जा मिलेगी। अच्छा, अगर हमारे शरीर के अंदर तीनों चीज मौजूद है क्या होगा? और ध्यान रखिए, अगर हमारे शरीर के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फैट तीनों चीज मौजूद है तो हमारा शरीर ऊर्जा किससे लेगा? कार्बोहाइड्रेट से। अगर 2-3 दिन क्या हो जाए, खाना ना मिला तो आपके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स खत्म होगा। तब अब हमारा शरीर किससे ऊर्जा लेगा? फैट से। तो फैट क्या करेगा?
फैट डायरेक्ट इसके अंदर आ जाएगा, क्यों? तब किसे उतरेगा? नींद आ रही है आपको, ठीक है? अगर कार्बोहाइड्रेट खत्म हो गया तब हमारा शरीर ऊर्जा किससे लेगा? फैट से। तो क्या फैट डायरेक्टली कोशिका के अंदर जाएगा? तब क्या होगा? देखिए मेरी बात सुनिए, सदैव कोशिका के अंदर सदैव क्या जाएगा? लेकिन अब फैट क्या होगा? पहले लीवर हो जाएगा। लीवर क्या करेगा? फैट को कन्वर्ट करके ग्लूकोज बना देगा। यानी नेचुरल कार्बोहाइड्रेट खत्म हो गया और फैट डायरेक्टली कोशिका के अंदर जाके बर्न नहीं होगा, जलेगा नहीं। पहले इस फैट को हमारा लीवर क्या करेगा? ग्लूकोज में बदल देगा लीवर। अब ये जो लीवर फैट को ग्लूकोज बदलेगा, अब जाएगा। अच्छा, फैट भी खत्म हो गया तो कैसे ऊर्जा मिलेगी शरीर को? प्रोटीन क्या डायरेक्ट इसके अंदर जाएगी? नहीं जाएगी। अब प्रोटीन भी लीवर, और लीवर क्या करेगा? इसको तोड़ करके प्रोटीन को किससे बना देगा? इसीलिए जब आपकी शरीर कमजोर हो जाती है, दुबले पतले हो जाते हैं, तो लोग कहते हैं भैया क्या बात है, खाना वाना नहीं खा रहे हो? तो कहते हैं इसका मतलब है खाना अगर होता तो आपकी ऊर्जा कौन देता? ग्लूकोज देता। अब खाना इसका मतलब नहीं खा रहे, उसका मतलब हुआ कि कार्बोहाइड्रेट बाहर से नहीं जा रहा है, तो आपके अंदर जो प्रोटीन है यही टूट टूट करके ऊर्जा दे रही है। इसीलिए आपकी बॉडी दुबली पतली हो गई है। आप समझ गए बात? समझ गए ना मेरी बात? सर आपको नींद आ रही थी, गिर पड़ा थे? स्टिमुलेंट लिया जाएगा क्या ना, क्योंकि थोड़ा सा ये ना कि दोपहर का समय है, ये दोपहर के समय आदमी खाना खा लेता है तो थोड़ा सा नींद तो आती है नेचुरली, बट इस तरह से कोशिश करिए थोड़ा सा खाना थोड़ा दोपहर खाइए, जिससे वजह से जूस धूप पी लो, तब जो नींद आ रही है ना वो नहीं आएगी। समझ गए बात? ये बात समझने की नहीं, ये जितने पॉइंट साइड बता देते ये बहुत मजबूत सवाल है। आगे लिख लीजिए, नाइट्रोजन पदार्थ, नाइट्रोजन पदार्थ, नाइट्रोजनी पदार्थ। हाँ, तीसरा जो है संचित पदार्थ में नाइट्रोजनी पदार्थ। चलो, प्रोटीन है, प्रोटीन वाले जो प्रोटीन में क्या नाइट्रोजन पाया जाता है ना, तो नाइट्रोजन प्रोटीन वाले पदार्थ को, प्रोटीन वाले पदार्थ को नाइट्रोजनी पदार्थ बोलते हैं। लेकिन इस तरह संचित पदार्थ में पहला क्या है? कार्बोहाइड्रेट, दूसरा फैट्स, तीसरा लिख लो प्रोटीन, लिख लो डायरेक्ट लिख लो। अच्छा देखिए, क्यों कहते हैं नाइट्रोजनी? हमने कह दिया, अब इसको प्रूव कर लेते हैं। प्रोटीन की यूनिट क्या होगी? प्रोटीन की यूनिट क्या होगी? यानी बहुत सारे अमीनो एसिड मिल करके क्या बनाएंगे? एक अमीनो एसिड का हम डायग्राम बनाते हैं, केमिकल। ये अमीनो एसिड, ऐसे बहुत सारे अमीनो एसिड मिलकर बनाएंगे। ये अमीनो एसिड में क्या नाइट्रोजन है? पता है इसमें कहाँ है? इसलिए नाइट्रोजनी पदार्थ। समझ गए?
बस अगला लिख लीजिए स्रावित पदार्थ। मेटाबॉलिकली एक्टिव वाले पार्ट को देखिए, फिर से दिखा देते हैं। देखो स्टोर पदार्थ, देखिए मेटाबॉलिकली इनएक्टिव था। देखो मेरी बात, इसको हमने मेन हेडिंग डलवाया था। स्टोर पदार्थ, संचित पदार्थ में क्या बताया? कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स में कितने प्रकार को बताया? 4। हर प्रकार में एग्जाम्पल बताए, वही एग्जाम्पल आपको सिलेबस में डायरेक्टली पूछना है। आपको मोनोसेक्राइड में कौन कौन सा आते हैं बिल्कुल पहचानना होगा। डाइसेक्राइड में कौन कौन आते हैं बिल्कुल पहचानना होगा। पॉलीसेक्राइड में क्या क्या आते हैं बिल्कुल पहचानना होगा। और ट्राइसेक्राइड राइबोस का होता है बिल्कुल पहचानना। देखिए 3 मुद्दे हैं, मोनो, डाई और पॉली। ठीक है, हो गया। फैट्स का कोई अलग से नहीं, कार्बन फैट्स होता है। नाइट्रोजन प्रोटीन का, तो प्रोटीन बता दिया। अब इस पे आएंगे, ये भी तो मेटाबॉलिकली इनएक्टिव है ना, तो अगला हेडिंग में डाइजेस्टिव पदार्थ, स्रावित पदार्थ। लिख लीजिए स्रावित पदार्थ। थैलियों या ग्रंथियों में पाई जाती है। स्रावित पदार्थ ये थैलियों या ग्रंथियों से स्रावित होती है। इसी में अगला पॉइंट लिख लीजिए, रंग देने वाले पदार्थ। रंग देने वाले पदार्थ अगर क्लोरोफिल है तो कैसा रंग देगा? हरा। लिख लीजिए क्लोरोफिल हरा। कैरोटीन अगर है तो नारंगी। गाजर में कैरोटीन होता ना, तभी तो नारंगी होता है। नारंगी। सवाल पूछा था कैरोटीन कौन सा रंग देगा? नारंगी। ज़ैंथोफिल, ज़ैंथोफिल अगर है, ज़ैंथोफिल पीला देगा, पीला। ज़ैंथोफिल येलो। एंथोसायानिन अगर है, एंथोसायानिन है, लिखते क्या क्या रंग देगा ये? नीला, बैंगनी, गुलाबी। एंथोसायानिन नीला, बैंगनी, गुलाबी। देखो मेरी बात, कोई पौधा है हरा होता, सब चीजें हैं, लेकिन फूल भी तो देता है। उसके साथ कभी कभी पेड़ों में देखा होगा लाल गुलाबी तरह का होता, कहीं उसी पेड़ में नीला फूल निकलता है ना बहुत सारे। तो ये सारी चीजें जो होती है ये अलग अलग पिगमेंट देते हैं। क्लोरोफिल हरा देता है, ज़ैंथोफिल क्या देगा? पीला देगा। एंथोसायानिन वही जो हमने रंग बताया वो देता है। तो ये चीज देता है। ठीक है, ये कौन से पार्ट में आए थे? अगला इसी पे पॉइंट डाल दीजिए, एंजाइम। एंजाइम कोशिका में एंजाइम भी स्रावित होता है। ये है जैव उत्प्रेरक का काम करता है। जैव उत्प्रेरक, जैव उत्प्रेरक। समझ गए बात? अब
मेटा जो उत्प्रेरक का समझ लो ना, कोई रिएक्शन चल रही है, उस रिएक्शन को अगर तेज कर दे, अगर उस रिएक्शन को कम कर दे, तो ये उत्प्रेरक। समझ लो बात। अब इसके अंतर्गत एक हेडिंग कौन सा बचा? यही लिखिए उत्सर्जी पदार्थ, इसके अंदर उत्सर्जी पदार्थ। ठीक है, लिख लीजिए। पौधों की कोशिकाओं में, पौधों की कोशिकाओं में होने वाली, पौधों की कोशिकाओं में होने वाली विभिन्न क्रियाओं के फलस्वरूप, पौधों की कोशिकाओं में होने वाली विभिन्न क्रियाओं के फलस्वरूप अनेकों उत्सर्जी पदार्थ बनते हैं। ठीक है, क्या लिखा आपने? पौधों की कोशिकाओं में विभिन्न क्रियाओं के फलस्वरूप अनेकों उत्सर्जी पदार्थ बनते हैं। पौधों में जंतुओं की तरह, पौधों में जंतुओं की तरह उत्सर्जी अंग नहीं होते हैं। पौधों में जंतुओं की तरह उत्सर्जी अंग नहीं होते हैं। मेरी बात समझ रहे क्या कह रहा हूं? जैसे एनिमल्स के अंदर उत्सर्जी पदार्थ को निकालने के लिए अंग होते हैं, पौधों में नहीं होते हैं। जैसे मैंने बताया कि पसीना भी एक उत्सर्जी पदार्थ है, उसको निकालने के लिए ये हमारे पसीने की ग्रंथि होती है, उससे निकल जाता है। हमारे शरीर के अंदर जो हमारा वेस्ट बचता है खाना खाने के बाद, उसको निकालने के लिए अंग है जो उसको निकालता है, लेकिन पौधों के अंदर तो ये अंग नहीं। तो वो उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है, उसी पौधों में अंदर ही सेल के अंदर सूख जाता है। वो कहाँ सूखता है? वो जड़ों में सूख जाता है, वो पत्तियों में सूख जाता है, वो तनों में सूख जाता है। पौधों के अलग अलग हिस्सों में सूख जाने की वजह से ये डिपॉजिट हो जाता है। यही उत्सर्जी पदार्थ जो होता है, ये पौधों को क्या करेगा? एक मेडिसिनल प्रॉपर्टीज देगा। ये बात, इसी को बड़े शौक से हम लोग क्या करेंगे? इसको खाओ तब दवाई सही हो जाएगा, इसको खाओ तब। ये शौक नहीं है, ये पौधों का उत्सर्जी पदार्थ है। और उत्सर्जी पदार्थ जो होता है, ये एक मेडिसिनल प्रॉपर्टीज। समझ गए बात? आगे क्या लिखा आपने? पौधों में जंतु की तरह उत्सर्जी अंग नहीं होते। क्या चीज? पौधों में जंतु की तरह उत्सर्जी अंग नहीं होते। अंग नहीं होते हैं। अतः उत्सर्जी पदार्थ पौधों के विभिन्न भागों में, उत्सर्जी पदार्थ पौधों के विभिन्न भागों में ही सूख कर रह जाता है। सूख कर रह जाता है। अब देखो, पौधों के अंदर जो एक्सक्रीटरी पार्ट होता है, एक्सक्रीटरी पार्ट होता है, उत्सर्जी पदार्थ होता है, ये भी दो प्रकार का, एक ऑर्गेनिक, एक इनऑर्गेनिक। ठीक है, देखो पहली बात ध्यान दीजिएगा, पौधों के अंदर कोई भी
उत्सर्जी अंग होता है। उस उत्सर्जी पदार्थ जो पौधे के अंदर बढ़ते हैं वो पौधों के अलग अलग भागों में डिपॉजिट हो जाते हैं। बात समझ गए? तो वही जो डिपॉजिट पार्ट होता है यही मेडिसिनल प्रॉपर्टीज देता है। तो ध्यान दीजिएगा कि जितने ही कड़वा छाल अगर आप खा रहे हो उतना ही ज्यादा ये पौधों का उत्सर्जी पदार्थ होता है। पहली बात, उत्सर्जी पदार्थ पौधों में भी दो प्रकार का हो गया, एक ऑर्गेनिक और एक इनऑर्गेनिक। अब ऑर्गेनिक के अंदर जो है उसको लिखते चलिए, समझ गए ना? बात समझ रहे हो ना? लिख लीजिए, कार्बनिक पदार्थ लिख लीजिए एल्केलॉइड्स, एल्केलॉइड, इसमें लिख लीजिए एल्केलॉइड पदार्थ। एल्केलॉइड पदार्थ पौधों के अंदर प्रोटीन के विखंडन से बनता है। एल्केलॉइड पदार्थ पौधों के अंदर प्रोटीन के विखंडन से बनता है। ये का मतलब एल्केलॉइड बीज, छाल, पत्तियां, जड़ आदि में पाए जाते हैं। समझ गए? ये स्वाद में कड़वा होता है, स्वाद में कड़वा होता है। समझ गए बात? अब मेरी बात बहुत थोड़ा सा 1 मिनट रिलैक्स होकर सुनो। जैसे हम लोग मनुष्य जो है कौन सा उत्सर्जी पदार्थ को बाहर निकालता है? देखो मेरी बात, जो जीव, देखो मेरी बात है कि उत्सर्जी का मतलब जो हमारे शरीर के अंदर एक्सेस है, वेस्ट, वही उत्सर्जी पदार्थ। अगर कोई जीव अमीनो एसिड को बाहर निकालता है तो इसको बोलते हैं अमीनोटैलिक जीव। समझ गए बात? अगर कोई जीव अपने शरीर से उत्सर्जी पदार्थ को अमीनो एसिड ना निकाल करके अमोनिया निकालता है, अमोनिया, तो अमोनोटैलिक होता है। समझ गए ना? अगर जो जीव अपने शरीर के अंदर से यूरिया निकालते हैं, यूरिया, इसको यूरियोटैलिक कहते हैं। और जो जीव यूरिक एसिड निकालते हैं, यूरिक एसिड निकालते हैं, उसको बोलते हैं यूरियोटैलिक, यूरिकोटैलिक, सॉरी, यूरिकोटैलिक। इसको नोट बनाकर साइड में लिख लो, ये सवाल आपको 9 को मिल जाएगा। अब देखो मेरी बात सुनो, ये सारी चीजें अमीनो एसिड, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, तीनों चीज, चारों चीज, ये किस प्रकार के फूड के बने होते हैं? कार्बोहाइड्रेट से बने होते हैं, कि प्रोटीन से बने होते हैं, कि फैट से बने होते हैं? प्रोटीन से। ये चारों चीज प्रोटीन से बने होते हैं। समझ गए बात?
प्रोटीन की यूनिट क्या है? अमीनो एसिड। प्रोटीन को अमीनो एसिड कन्वर्ट होता है किसके? अमोनिया में। अमोनिया किसमें कन्वर्ट होती है? यूरिया में। तो यूरिया कैसे? मेरी बात, ये चारों प्रकार के जो उत्सर्जी पदार्थ हैं, ये चारों किसके बने होते हैं? मेरी बात सुनो। जो जीव इस पृथ्वी के धरातल पर अलग अलग प्रकार के जीव पाए जाते हैं, तो कुछ लोग अमीनो एसिड को निकालते हैं उत्सर्जी पदार्थ, कुछ अमोनिया को निकालते हैं उत्सर्जी पदार्थ, कुछ लोग यूरिया को निकालते हैं उत्सर्जी पदार्थ, कुछ लोग यूरिक एसिड को निकालते हैं। समझ गए? मनुष्य इसमें कौन किस कैटेगरी में आएगा? मनुष्य किस कैटेगरी में आएगा? यही सवाल है। हम लोग अपना उत्सर्जी पदार्थ निकालते हैं तो उसमें किसका कंस्टिट्यूएंट होता है? तो किस कैटेगरी में आएंगे? चारों में यूरिया ही तो हम यूरिन के तहत निकालते हैं, तो हम लोग की कैटेगरी ये आ जाएगा। पहली बात तो यही ख्याल, मनुष्य जो होता है यूरियोटैलिक्स होता है। अब एक कंसेप्ट बताते हैं आपको, इस साइड में लिख लो, जल्दी कोई नहीं मिलेगा। देखो, जो इसमें जितना ही जहरीला होगा, अमोनिया बहुत खा लोगे तो अमोनिया खाद खा लोगे तो क्या होगा? दिक्कत आ गई। इसका मतलब पॉइजनस है, पॉइजनस है। जो जीव जो इसमें उत्सर्जी पदार्थ जितना ही ज्यादा पॉइजनस होता है, उस पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने के लिए पानी की उतनी ही ज्यादा जरूरत पड़ती है। इसमें जो जितना ही पॉइजनस है, जहरीला होगा, उसको शरीर से बाहर निकालने के लिए उतना ही ज्यादा पानी की जरूरत है। अच्छा, तो सबसे पहली बात पॉइंट्स इसमें आप निकालिए, इन चारों में सबसे कम जहरीला कौन है? इसमें सबसे कम जहरीला जो होगा वो यूरिक एसिड होता है। ठीक, सबसे ज्यादा जहरीले ये दोनों होंगे, फिर तीसरे पे यूरिया आएगा और सबसे कम ये होगा। अब मेरी बात समझे? अब सुनो मेरी बात। यूरिक एसिड वो जीव निकालेंगे, कौन से जीव निकालेंगे? जिसके यूरिन जिसको निकालने के लिए बहुत कम पानी की जरूरत होती है। तो अमूमन इस पृथ्वी के धरातल पर कौन सा जीव है जो यूरिक एसिड को निकालता है? आपने देखा, ध्यान देखिए, चिड़िया है। चिड़िया जब बीट करती है आपके ऊपर तो कहीं 1-2 लीटर पानी पेशाब थोड़ी करती है, नहीं करती ना। चिड़िया एक सूखा बीट निकालती है। इसका मतलब है ये सबसे लीस्ट पॉइजनस है, इसको निकालने के लिए पानी की कम जरूरत है। समझ गए बात? जो पॉइजनस होगा तो उसको जल्दी साफ करना पड़ेगा, नहीं तो जीव मर जाएगा। तो सबसे लीस्ट पॉइजनस ये है बर्ड। सवाल पूछा जाता है पीसीएस में कि चिड़िया का बीट, चिड़िया किस प्रकार का जीव है? तो आप कहोगे यूरिकोटैलिक। कंसेप्ट क्या बताओगे? बिकॉज यूरिक एसिड इज द लीस्ट पॉइजनस एलिमेंट। यूरिक एसिड सबसे कम जहरीला पदार्थ है और इसको शरीर से निकालने के लिए सबसे कम पानी की जरूरत है। लिख लो। उसके बाद ज्यादा जहरीला कौन है? यूरिया। यूरिया को निकालने के लिए पानी की जरूरत होती है, इसीलिए हमारा यूरिन में जो है पानी होता है। अमोनिया और अमीनो एसिड
सबसे जहरीला अमोनिया होता है। अमोनिया, जो जीव अमोनिया को उत्सर्जी पदार्थ के रूप में निकालते हैं उनको सबसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, और ये जीव सदैव फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, पानी के अंदर ही पाए जाते हैं, क्योंकि पानी की जहाँ कमी हुई अमोनिया उसके जीवन को ले लेगा। समझिए बात? इसको साइड। अब मैं ये कह रहा था, हमारे जीव, हमारे शरीर एनिमल्स के अंदर प्रोटीन का जो उत्सर्जी पदार्थ, जो प्रोटीन टूट काट के उत्सर्जी पदार्थ बनाएगा, उस उत्सर्जी पदार्थ को निकालने के लिए हमारे पास अंग है, वो हम लोग निकाल देंगे। लेकिन पौधों के अंदर कोई उत्सर्जी पदार्थ तो नहीं है, तो वो उत्सर्जी पदार्थ जो प्रोटीन के टूटने से बना है, वो उत्सर्जी पदार्थ पौधों के अंदर ही डिपॉजिट हो जाएगा। और वो किस रूप में डिपॉजिट होगा? पत्तियों में, जड़ों में, तनों में, और किसमें? बीज के अंदर और छाल के अंदर। और यही जो पौधों का उत्सर्जी पदार्थ होता है, यही मेडिसिनल पावर। जो जितना ही कड़वा हुआ, इसका मतलब है वो किससे टूट कर आया है? प्रोटीन से टूट कर आया है। और प्रोटीन से टूटा हुआ पदार्थ हाई मेडिसिन। समझिए बात? आगे लिख लीजिए, क्या लिखा आपने? कार्बनिक पदार्थ में पहला क्या लिखा आपने? एल्कलॉइड। अब उसमें एल्कलॉइड में पहला लिख लीजिए। एल्कलॉइड में पहला एल्कलॉइड क्या है? पहली बात तो एल्कलॉइड्स का उत्सर्जी पदार्थ किसका बना होगा? प्रोटीन। पहला है क्विनोन। क्विनोन सुना है? क्विनोन मलेरिया मारने की दवा यही तो होती है। ये सिलिकोना की छाल से मिलता है। बार बार पूछा है कि पुरेन किसकी छाल से मिलता है? 4 ऑप्शन दे देगा। किससे? सिलिकोना से। लिख लो जी, पुरेन मलेरिया की बीमारी की सही दवा। ये दवा है ना, ये मलेरिया के लिए उपयोगी होता है पुरेन। दूसरी दवा एल्कलॉइड लिख लीजिए, रेसरपीन। रेसरपीन रेसरपीन ये जो है एक पौधा होता है जिसकी जड़ों में मिलता है। रेसरपीन एक्चुअली है क्या? ये उत्सर्जी पदार्थ है। किस प्रकार का उत्सर्जी पदार्थ है? ऑर्गेनिक है। वो भी किसके टूटने से बना है? प्रोटीन से। ये ब्लड प्रेशर को सही करता है। ब्लड प्रेशर हाँ, ये जड़ों में पाया जाता है, पौधों की जड़ों में पाया जाता है। ये ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करता है। ये अभी ऑर्गेनिक वाले में हम बता रहे हैं। देखिए, पौधों का उत्सर्जी पदार्थ है। उत्सर्जी पदार्थ 2 प्रकार का है, एक ऑर्गेनिक, एक इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक में पहला एल्कोलाइड्स में, और उसमें मैंने कहा पहला क्विनोन है, ये भी उत्सर्जी पदार्थ है। रेसरपीन ये भी उत्सर्जी पदार्थ है। दूसरा निकोटीन। निकोटीन ये भी उत्सर्जी पदार्थ है। निकोटीन होता नहीं है, कहाँ पाया जाएगा? तंबाकू। जब आदमी का नींद उतार रही है तो क्या करता है? खैनी कस के रगड़ देता है, दबा लेता है, आदमी फिर चार्ज हो जाता है। जब नींद उतार रही है खत्म हो जाता है। तो हमारे नर्वस सिस्टम को उद्दीपित कर रहा है कि नहीं कर रहा है?
तो मेडिसिनल हुआ कि नहीं? ये चीज तो लिख लीजिए, निकोटीन तीसरा। ऑर्गेनिक में पहला क्या बताया आपने? नेचुरलाइट्स में क्या बताया? क्यूलेन है, रेसेप्टिन है, निकोटीन है, कैफीन लिख लिया। कैफीन कहाँ पाया जाएगा? चाय की कप। चाय की पत्ती। कॉफी, कॉफी भुने हुए कॉफी के बीच में ये कैफीन क्या करेगा? हमारे नर्वस सिस्टम को उत्तेजित करेगा। बिल्कुल सही, देखिए नर्वस सिस्टम को उत्तेजित करेगा। अगला उत्सर्जी पदार्थ थी, ये भी चाय की पत्ती में मिलेगा। चाय की पत्ती ये क्या करेगा? ये भी हमको जब कस के पीते हैं तो क्या होगा? अब मजा आया, बढ़िया, कहते कि अब सुस्ती गायब। ये भी उत्तेजक है। आगे लिखिए मॉर्फिन। मॉर्फिन, मॉर्फिन आपने देखा, अफीम देखा? बिना पके हुए फलों से, अफीम के बिना पके हुए फलों से प्राप्त होता है। मॉर्फिन जो होता है, जो अफीम की खेती होती है, तो उस खेती में जो फल पका नहीं होता है उससे मिलता है। और ध्यान दीजिएगा, ये दुनिया का सबसे बेहतरीन एनाल्जेसिक होता है। एनाल्जेसिक, एनाल्जेसिक का मतलब क्या हुआ? दर्द निवारक है। एनाल्जेसिक का दर्द निवारक। इसीलिए कस के देखिए अब मजा आ गया। लिखो एनाल्जेसिक, ठीक है। एट्रोपिन्स लिखिए, एट्रोपिन्स, एट्रोपाइन्स, एट्रोपिन्स। एट्रोपिन्स क्या करता है? जैसे देखो कोई आदमी जो आंख दिखाने की जाता है, तो डॉक्टर्स क्या करता है? उसके आंखों में एक ड्रॉप डालता है ना, वो क्या करता है? इसलिए एट्रोपिन से होता है। तो एट्रोपिन क्या है? हमारी पुतलियों की चौड़ा मतलब फैला देता है। कभी डालता है, आंख डालता नहीं, वो दो उसमें क्या है? एट्रोपिन है। तो एट्रोपिन मोस्टली जो होता है, ये एट्रोपिन बेलाडोना एक प्लांट होता है, एक पौधा होता है, उससे मिलता है। और एट्रोपिन क्या है? पौधे का उत्सर्जी पदार्थ। लिख लीजिए एट्रोपिन पौधों की जड़ से मिलता है। इसका नाम लिख लीजिए। ये आंख की पुतलियों को आकार बढ़ा देता है। ये आंख की पुतलियों का आकार बढ़ा देता है।